हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की यूनिट 4 पढ़ेंगे, पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन हमारी एक ऐसी प्रोसेसिंग है जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें? पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है? ये हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मल्टीपल प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम के अंदर लगातार साइमल्टेनियसली, और अपनी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट different part of a program simultaneously to improve speed and performance. Advantage: faster प्रोसेसिंग, इसकी फास्टर प्रोसेसिंग होगी, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, टाइम सेविंग है हमारे लिए क्योंकि हम मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। यूज़ इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। अब क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन एक हमारी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस में। ठीक है। पाइपलाइन इज अ टेक्निक इन विच द एग्जीक्यूशन ऑफ अ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इज ओवरलैप्ड बाय डिवाइडिंग देम इनटू डिफरेंट स्टेजेस। हम इन्हें अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। अब है स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। पाइपलाइन की स्टेजेस इंस्ट्रक्शन की। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन फैच, इसमें हम अपनी इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे मेमोरी से। सेकंड है एग्जीक्यूट, हम इसमें अपने परफॉर्मेंस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कराएंगे। थर्ड है सेकंड है इंस्ट्रक्शन डिकोड, इसके अंदर हम अपने डिकोड कराएंगे और इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। डिकोड मतलब कि जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो तो होती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, क्योंकि हमें जो है ना बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं होती। बाइनरी लैंग्वेज कौन यूज़ करता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हमारी 0 और 1 की फॉर्म में जो हमारी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, उसे हम मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, वो यूज़ करता है, और हमें वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं है। तो इसलिए हम उसे जो अपनी इंग्लिश वाली लैंग्वेज में अपने क्वेश्चंस देते हैं, और डिकोड उसे कन्वर्ट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को बाइनरी लैंग्वेज में, और उसके बाद जो कंप्यूटर है वो उसे अंडरस्टैंड करता है हमारे इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है। फिर एग्जीक्यूट, परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो हमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होगा उसे परफॉर्म करा देगा। मेमोरी एक्सेस मेमोरी इफ नीडेड, वो उसे मेमोरी में एक्सेस करा देगा, मतलब कि स्टोर करा देगा जो हमें ज़रूरत होगी। जो जैसे हमें कोई अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है और परमानेंटली स्टोर कराना है, तो मेमोरी की हेल्प से हम उसे अपनी परमानेंट स्टोर कर सकेंगे। राइट बैक स्टोर द रिजल्ट इन अ रजिस्टर, और बाद में वो जो सीपीयू से कहाँ पे रजिस्टर स्टोर कर देगा? रजिस्टर के अंदर उसे स्टोर करा देगा। नेक्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक पाइपलाइन। अर्थमेटिक पाइपलाइन क्या है? ये हमारा टाइप है पाइपलाइन का जो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ठीक है। बाय डिवाइडिंग द ऑपरेशन इनटू अ सर्वल सिग्नल स्टेजेस, ये हर अलग अलग सिक्वेंशियल स्टेजेस में चेंज कर देगा। वेयर ईच स्टेज परफॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पर हर एक स्टेज हमारे किसका पार्ट होएगी? परफॉर्म इसका ऑपरेशंस का। डिफरेंट डेटा सेट आर प्रोसेस साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्टेजेस, जो अलग अलग डेटा होंगे वो हमारे प्रोसेस होंगे लगातार हर एक डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या है? इट इज़ अ सीपीयू टेक्निक, ये हमारी एक सीपीयू टेक्निक है इन विच इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेजेस, जिसके अंदर हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो डिवाइड होते हैं मल्टीपल स्टेजेस में। एंड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस साइमल्टेनियसली, और जो हमारी अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोसेस होती रहती हैं लगातार। विद ईच इंस्ट्रक्शन इन अ डिफरेंट स्टेज द इंक्रीजेज द थ्रू आउट ऑफ द प्रोसेस, और जो हमारे प्रोसेस मतलब कि एक एग्जीक्यूट होगी तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हमारी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं और डिवाइड करते हैं मल्टीपल स्टेजेस के अंदर, और अपने इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोसेस करते हैं लगातार। मतलब जैसे एक हमारी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो गई, जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी ना वो अपने आप ही नेक्स्ट प्रोसेस होने लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्क पाइपलाइन। रिस्क रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन सेट को कंप्यूटर, ये क्या है? हमारी एक रिस्क पाइपलाइन हमारी क्या है? एक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है जिसे हम यूज़ करते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस करने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर में।
where instructions are simple, fixed length and designed to be executed very different using pipelines है। जब हमारी इंस्ट्रक्शन सिंपल हो, फिक्स लेंथ हो उसकी, और डिज़ाइन मतलब उसका डिज़ाइन सिंपल हो, तो वो क्या एग्जीक्यूट हो जाएगी पाइपलाइन की हेल्प से। ठीक है। रिस्क प्रोसेस आर स्पेशली वेल सुटेबल फॉर पाइपलाइन। रिस्क प्रोसेस जो है ना हमारी पाइपलाइन के लिए सुटेबल है, मतलब कि हम उसमें आसानी से उसे प्रोसेस करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस। ये डिवाइसेस कौन सी हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये हमारी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है दैट आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर टू प्रोवाइड इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज फंक्शन, जो हमें प्रोवाइड करती हैं इनपुट आउटपुट स्टोरेज फंक्शंस को, और ये कनेक्ट रहती है हमारी कंप्यूटर से, जो हमें इंस्ट्रक्शन से प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। इनके पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि हमारा कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब जो हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। टाइप्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस, फर्स्ट क्या है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस कौन से? यूज टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने में हेल्प करती है। एग्जांपल हुआ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। ठीक है। सेकंड है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस कौन से? यूज टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट्स, जो हमें रिजल्ट को प्रोड्यूस या फिर रिजल्ट को डिस्प्ले कराने में हेल्प करती है। एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लेटर, प्रोजेक्टर। ठीक है। थर्ड है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती है? यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स, जो डेटा को स्टोर करने में और प्रोग्राम को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, DVD और एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट इंटरफेस हमारा एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो एक्ट करता है, मतलब कि कम्युनिकेशन की में हेल्प कराता है हमारी कंप्यूटर CPU के साथ। ठीक है। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन लिंक, जो कम्युनिकेशन लिंक की तरह हेल्प करता है, लिंक बिटवीन द CPU एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस, CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। इट हेल्प द CPU सेंड डेटा टू, मतलब यो हेल्प करता है कि CPU को हम डेटा सेंड कर सकें और एंटर रिसीव डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस, और एक्सटर्नल डिवाइसेस की हेल्प से अपने डेटा को रिसीव कर सकें। टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। फर्स्ट टाइप क्या है? प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम CPU से अपने फुल रेस्पॉन्स फॉर कंटेनिंग डेटा कंटेन कर सकें और ट्रांसफ़र करा सके एक कंप्यूटर के एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से दूसरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है। मतलब स्पेशली इनपुट आउटपुट इंटरफेस ये हमारा ऐसा वो है, टाइप है जिसके अंदर हम प्रोग्राम से रिलेटेड इंटरेक्शन कर सके कंप्यूटर से। इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट CPU वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, तो CPU चाहता है कि वो अपना डेटा ले सके किससे? कीबोर्ड से। CPU चेक इज डेटा रेडी, फिर CPU चेक करेगा कि डेटा रेडी है, तो व्हेन रेडी, जब डेटा रेडी होएगा तो वो रिटर्न कर देगा डेटा को CPU। until then CPU does not nothing else, जब तक कराता रहेगा वो CPU, जब तक वो खाली ना हो या फिर जब तक उसके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन ना बचे। पहले तो वो अपने डेटा को रीड कराएगा, जो भी हम उसे डेटा देंगे उसे रीड करेगा, फिर उसे लोड करेगा, मतलब कि डेटा को ट्रांसफ़र कर देगा कंट्रोल यूनिट के पास। जब वो इंस्ट्रक्शंस हो जाएगी कंप्लीट तो फिर वो हमें रिटर्न करा देगा और जो आगे वाली इंस्ट्रक्शन है उसे सेंड कर देगा। ठीक है। वो ऐसा प्रोसेस करता रहेगा, ये साइकिल जब तक चलाता रहेगा जब तक उसके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन ना बचे। नेक्स्ट है इंटरप्ट इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट इनपुट आउटपुट ये हमने अभी पढ़ी थी पहले कि ये हमारी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से अपने डेटा को इंटरप्ट कराते हैं, मतलब अपने डेटा को ट्रांसफ़र कराते हैं। Interrupt input output is an input output technique in which an input output device interrupt the CPU को interrupt करेगी when it is ready to transfer data, जब वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो जाएगा। the CPU does not wait continuously like in a program input, इसके अंदर इंटरप्ट के अंदर वो CPU वेट नहीं करेगा, इसमें वो अपने आप एक CPU को डाटा सेंड करेगा या फिर CPU को सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गिव मी।
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे CPU गिव्स अ प्रिंट कमांड टू अ प्रिंटर, CPU एक प्रिंट कमांड दे रहा है प्रिंटर को, CPU कंटेन अदर वर्क्स, और CPU कुछ और वर्क कर रहा है, तो प्रिंटर इंटरप्ट CPU व्हेन रेडी। तो प्रिंटर हमारा एक सिग्नल वो सेंड करेगा CPU को कि हाँ भाई डेटा रेडी है, ठीक है। CPU ट्रांसफर डेटा टू प्रिंटर, और CPU अपने डेटा को ट्रांसफर कर देगा प्रिंटर को। थर्ड है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DME। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ये भी हमारी एक इनपुट आउटपुट टेक्निक है, जिसके अंदर हम अपनी डाटा को कंट्रोल कर सकें और ट्रांसफ़र कर सकेंगे डायरेक्टली बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है, विदाउट कंटिन्यूसली इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU के बिना इन्वॉल्वमेंट के लिए हम डायरेक्ट कम्युनिकेट, डायरेक्ट एक्सेस करा सकेंगे मेमोरी के अंदर, अपने प्रोग्राम के अंदर। एग्जाम्पल ट्रांसफरिंग आ लार्ज फाइल फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, डिस्क से मेमोरी में हम कोई लार्ज फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग भी एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक है एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। ये एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र क्या है? ये हमारा मेथड है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इन विच द सेंडर एंड रिसीवर डू नॉट शेयर अ कॉमन क्लॉक। इस एसिंक्रोनस के अंदर हम सेंडर और रिसीवर कॉमन क्लॉक को शेयर नहीं करते, इसके अंदर हम क्लॉक को शेयर नहीं करेंगे डेटा और रिसीवर के बीच में, ठीक है। डेटा इज ट्रांसफर यूजिंग कंट्रोल सिग्नल्स, इसमें हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे कंट्रोल सिग्नल्स की हेल्प से टू कोऑर्डिनेट द कम्युनिकेशन में कोऑर्डिनेट करने के लिए। टाइप ऑफ एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, फर्स्ट टाइप क्या है? स्टब कंट्रोलर, और सेकंड है हैंडशेकिंग कंट्रोलर। स्टब कंट्रोलर क्या होगी? हमारा सिंगल है कंट्रोल सिग्नल है, ये हमारा एक सिंगल कंट्रोल सिग्नल है जिसे हम यूज़ करेंगे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, या फिर सोर्स को, जो हमारा सोर्स डेटा होगा ना, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्टोर करेंगे, ठीक है। सेकंड है हैंडशेकिंग कंट्रोल। हैंडशेकिंग कंट्रोल क्या है? इट यूज टू कंट्रोल सिग्नल्स, इसके अंदर हम दो कंट्रोल सिग्नल्स को यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजिंग। इट इज़ मोर रिलायबल देन अ ट्रू कंट्रोल। इसके अंदर हम स्टेबल कंट्रोल को ज़्यादा रिलायबल कर सकेंगे, ठीक है। सेकंड है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, इसके अंदर हम अपने डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे डिफरेंट वेज की हेल्प से, जैसे कि CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मोड्स परफॉर्म कर रहे होंगे। ये भी हमारे 3 टाइप्स के मोड होते हैं, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जो हमने जो वर्क उनका था यही काम इनका होगा, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब कि हमारे प्रोग्राम्स को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना कि जैसे हमारा CPU एक वर्क कर रहा है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तो जब तक वो दूसरा वर्क नहीं करेगा, तो पहले वो उस वर्क को रेडी करेगा, फिर उसे ट्रांसफ़र करेगा, फिर नेक्स्ट को करेगा। इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट क्या होगा कि पहले वो प्रिंटर को कोई कमांड दे रहा है, तो वो कमांड उसने कर ली, जब वो कमांड कंप्लीट हो जाएगी तो वो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगा जो CPU को भेजेगा कि हाँ भाई ये कमांड रेडी है, वो कर लेगा। प्रोग्राम में CPU को चेक करना पड़ेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हुआ या ना हुआ, और इंटरप्ट जो है ना, उसे एक इंटरप्ट सिग्नल अपने आप ही जनरेट करके भेज देगा कि दिस कमांड इज़ रेडी और नेक्स्ट कमांड गिविंग मी, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसके अंदर हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकेंगे मेमोरी के बीच में और अपने डेटा को डायरेक्ट एक्सेस करा सकेंगे। प्रायोरिटी इंटरप्ट, ये एक हमारा ऐसा इंटरप्ट है सिस्टम का जिसके अंदर हम, जैसे हमें बहुत सारे इंटरप्ट दे दिए, एक से ज़्यादा, जोन सी की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी ना, उस इंटरप्ट को हम फर्स्ट करेंगे, ठीक है। इट इज़ एन इंटरप्ट सिस्टम इन विच ईच इंटरप्ट सोर्स इज असाइन अ प्रायोरिटी लेवल। हर एक इंटरप्ट सोर्स की क्या होगी? प्रायोरिटी लेवल असाइन होगी। व्हेन मल्टीपल इंटरप्ट्स अकर्स एट अ सेम टाइम, जब हमारे मल्टीपल इंटरप्ट्स अकर्स हो जाएंगे सेम टाइम पे, द CPU सर्विसेज द इंटरप्ट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट। तो CPU क्या करेगा? सर्व करेगा, जिसकी प्रायोरिटी हाई होएगी वो फर्स्ट सर्व हो जाएगा। अब है मेथड्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी इंटरप्ट्स। मेथड्स है, फर्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी, सेकंड है हार्डवेयर प्रायोरिटी। सॉफ्टवेयर में क्या है? प्रायोरिटी डिसाइडेड बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के द्वारा डिसाइड होएगी, स्लोअर बट फ्लेक्सिबल, ये स्लोअर होएगी
पर फ्लेक्सिबल है। हार्डवेयर प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी डिसाइड होएगी हार्डवेयर के थ्रू। फास्टर और कॉमनली यूज है, फास्टर है और कॉमनली यूज कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, जिसे हम आईओपी भी बोलेंगे। ये हमारा एक स्पेशल पर्पस है प्रोसेसर का, जिसे हम यूज करेंगे कंट्रोल और मैनेज करने के लिए अपने इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को लगातार सीपीयू के साथ, ठीक है। इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अ सीपीयू बाय हैंडल इनपुट आउटपुट टास्क ऑन इट्स बिहाफ। तो इसके अंदर हम अपने वर्कलोड को रिड्यूस करेंगे, मतलब कि जो हमारा वर्कलोड होगा ना उसे कम करेंगे सीपीयू के थ्रू, और हैंडल कर सकेंगे अपने इनपुट आउटपुट टास्क को उनके बिहाव के अकॉर्डिंग। जैसे कोई हमने एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है कि हमें उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस पर कौन सा ऑपरेशन, जैसे कि अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन में से मतलब हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि इस एक्सप्रेशन पे हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो उसे चेक करेगा कि हाँ पे इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और फिर उस पर वो ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अब इसके फंक्शन है, फंक्शंस क्या है इनपुट आउटपुट के। डिवाइस कंट्रोल, डिवाइस को कंट्रोल करना। डेटा ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, जो हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे मैनेज करना। एरर डिटेक्शन, जो उसके अंदर एरर आ रहे होंगे उसे डिटेक्ट करना। इंटरप्ट हैंडल्स, और जो हमारे इंटरप्ट अकर्स हो रहे होंगे, मतलब कि इंटरप्ट का मतलब ये तो है रुकावटें, जो हमारे उसमें कुछ रुकावटें या फिर कुछ एरर्स आ रहे होंगे उन सबको हैंडल्स करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या है, ये हमारा इट इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर मेमोरी इनटू अ डिफरेंट लेवल ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, साइज एंड कॉस्ट। मेमोरी हायरार्की हमारा एक वे है हमारी कंप्यूटर मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट लेवल्स पे, किसके बेसिस पे, स्पीड, कॉस्ट और साइज के बेसिस पे, ठीक है। The idea is to provide fast access for frequently used data and large storage for less frequently used data. ये हमारी जो एक आइडिया है, हमें एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी फास्टली एक्सेस है और डेटा को जल्दी स्टोर कर सके, कि वो लार्ज डेटा हो या फिर शॉर्ट डेटा हो, और लेस फ्रीक्वेंट यूज डेटा, ठीक है। लेवल्स है, फर्स्ट लेवल क्या है मेमोरी हायरार्की का, रजिस्टर। रजिस्टर हमारी फास्ट मेमोरी होएगी और लोकेट करेगी सीपीयू के अंदर। साइज में स्मॉल होएगी, वेरी स्मॉल इन साइज। होल्ड टेम्परेरी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो टेम्परेरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस होंगे ना उन्हें होल्ड करेगी। ये फास्टर क्यों है, क्योंकि ये सीपीयू के पास होती है और ये अपने इंस्ट्रक्शंस को इजीली कवर कर पाती है, ठीक है। सेकंड है कैशे मेमोरी, ये फास्टर है मेन मेमोरी से और स्टोर फ्रीक्वेंट यूज डेटा, जो हमारा फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है ना उसे स्टोर करेगी। रिड्यूस सीपीयू एक्सेस टाइम, सीपीयू के एक्सेस टाइम को रिड्यूस कर देगी। थर्ड है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और इंटरनल मेमोरी भी, क्योंकि ये हमारे सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट होती है, ठीक है। ये क्या स्टोर करेंगी, इट स्टोर करंटली रनिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा, जो हमारे करंटली रनिंग प्रोग्राम्स और डेटा होंगे ना उन्हें स्टोर करेगी। स्लोअर दैन कैशे मेमोरी, ये कैशे मेमोरी से स्लोअर होएगी, ठीक है। अब है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलेंगे और परमानेंट मेमोरी भी बोलेंगे। एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर हम अपने डेटा को जब तक स्टोर करा सकते हैं जब तक हम उसे खुद से डिलीट ना करें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, हार्ड डिस्क, एसएसडी और लार्ज स्टोर बट स्लोअर एक्सेस, ये हमारा लार्ज डेटा को स्टोर कर सकती है और लार्ज टाइम तक, पर इसका जो एक्सेस है ना वो स्लोअर है। ये इसका डायग्राम है, पहले क्या आएगी, रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो ऊपर से ऐसे चलती जाएंगी कि स्मॉलर, फिर कैशे मेमोरी से बड़ी, मेन मेमोरी से बड़ी, सेकेंडरी मेमोरी से बड़ी। और फास्टर कौन सी है, रजिस्टर मेमोरी फास्टर है, ये कैशे मेमोरी फिर कम, उससे कम मेन मेमोरी, और सबसे स्लोअर कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी स्लोअर है, ठीक है। अब है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज इन कंप्यूटर। मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी स्टोरेज है कंप्यूटर के अंदर। डैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, जो हमारी डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेगी। विच द सीपीयू नीड वाइल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, इट इज़ वोलेटाइल मीनिंग इट कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ।
प्राइमरी मेमोरी हमारी मेन मेमोरी है कंप्यूटर की, जिसके अंदर हम अपने इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरी स्टोर करेंगे। मतलब कि ये हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई उसके अंदर मेन मेमोरी के अंदर हम अपने डेटा को जब तक ही ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जब तक ही स्टोर करा सकेंगे, जब तक उसकी पावर ऑन है। जब हम एक बार सपोज करो उसकी पावर ऑफ होगी या फिर हमने वो स्विच ऑफ कर दिया उसका, तो उसके अंदर जो हमने डेटा को स्टोर करा था वो लॉस्ट हो जाएगा। उसे हम जब तक ही रख पाएंगे जब तक हम उसकी पावर को ऑफ रखेंगे, ऑन रखेंगे। ठीक है। टाइप्स क्या है मेन मेमोरी के? रैम, रोम, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। रैम को यूज़ करते हैं हम रीड और राइट के लिए, वोलेटाइल होती है, मतलब कि जब तक ही यूज़ कर सकते हैं जब तक हमारी पावर ऑन रहेगी। जब हमारी पावर ऑफ हो जाएगी तो हम अपने डेटा को लॉस्ट कर देंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी दो टाइप्स की होती हैं, रैम, वो डी रैम, एस रैम। डी डायनेमिक रैम, एस स्टैटिक रैम। ठीक है। सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है। स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शन लाइक बायोस, हम बायोस की तरह हम इसे अपने डेटा को इंस्ट्रक्शन स्टोर करा सकते हैं। टाइप्स क्या है? पी रैम, ई रैम, ई पी रैम। पी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ई इलेक्ट्रिकल वो इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ई डबल ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करा सकते हैं परमानेंटली। ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी इज अ सेकेंडरी और बैकअप मेमोरी। इसे हम सेकेंडरी और बैकअप मेमोरी भी बोलेंगे कंप्यूटर की। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। इसे हम अपने प्रोग्राम को और डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये हमारी नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि डेटा को हम रिटेन करा सकते हैं जब हमारा मन करेगा। स्विच ऑफ भी कर देंगे तब भी हमारा प्रोग्राम लॉस्ट नहीं होगा। ठीक है। इसे हम सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी हमारी 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है मैग्नेटिक स्टोरेज, जो कौन सी है? हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD और मैग्नेटिक टेप। ठीक है। सेकेंड है ऑप्टिकल स्टोरेज, इसके अंदर क्या आती है? CD, DVD, ब्लू रे। थर्ड है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, इसके अंदर कौन सी होती है? SSD, USB। SSD कौन सी आएगी? सॉलिड स्टेट ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी। ये हमारे हाई स्पीड मेमोरी का टाइप है, जिनके अंदर इन विच डेटा इज एक्सेस बाय इट्स कंटेंट रेदर देन बाय अ स्पेसिफिक एड्रेस। इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं उसके स्पेसिफिक एड्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। इसे हम कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी बोलेंगे, क्योंकि हम अपने कंटेंट को एड्रेस के अंदर, एड्रेस के अकॉर्डिंग स्टोर कराएंगे अपनी मेमोरी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमने अभी पढ़ा है कि हमारी स्मॉलेस्ट मेमोरी होगी और हाई स्पीड मेमोरी होगी, और अलोकेट रहेगी बिटवीन द CPU के एंड द मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के बीच में ये एलोकेट रहेगी हमारी। ठीक है। इट स्टोर फ्रीक्वेंट यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस CPU एक्सेस टाइम एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ये हमारा जो वो फ्रीक्वेंट डेटा होगा ना, उसे स्टोर करेगी, और उसे स्टोर करने में हम इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस, और अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिड्यूस करा सकेंगे CPU के अंदर, एक्सेस टाइम एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और उसके टाइम और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारे 3 टाइप्स की होती है। L1 लेवल 1 कैशे मेमोरी, लेवल 2 कैशे मेमोरी और लेवल 3 कैशे मेमोरी। जो लेवल 1 कैशे मेमोरी है वो CPU के अंदर होगी, वेरी फास्ट होगी और साइज में स्मॉल होगी। ठीक है। लेवल 2 होगी वो मेन मेमोरी और CPU के बीच में होगी और लार्जर होगी लेवल 1 से। लेवल 3 स्टोर करेगी हमारे मल्टीपल CPU कोर्स को, स्लोअर होगी लेवल 1 लेवल 2 से। जैसे उसका साइज बढ़ता चला जाएगा ना मेमोरी का, ऐसे ही उसका स्पीड कम होती चली जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? आभासी मेमोरी। इसमें क्या होगा? इट इज़ अ मेमोरी management techniques that allow a computer to use more memory than a physical available to by using a part of secondary storage। ये हमारी मेमोरी का टाइप ही है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम कंप्यूटर्स को जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं हमारी और मेमोरी को
फिजिकली जो हमारी मेमोरी रहती है ना उसमें से और मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं, पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज के, लाइक हार्ड डिस्क एज एन एक्सटेंशन ऑफ अ मेन मेमोरी। जैसे एग्जाम्पल में समझ में आएगी है। जैसे हम सपोज करो हमारी जो रैम है वो 4 GB की है और हमारा कोई प्रोग्राम है वो 6 GB का है, तो भाई हमारी जो मेमोरी है वो कम हो गई और प्रोग्राम हमारा ज़्यादा हो गया, तो 2 GB हम यूज़ कर सकते हैं अपने OS के अंदर 2 GB एज अ वर्चुअल मेमोरी, जिससे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो जो 2 GB एक्स्ट्रा लिया ना वो हमारी क्या हो जाएगी, वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी। वर्चुअल मेमोरी हमारी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जैसे हमें अपने कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम परफॉर्म कराना है या फिर कोई प्रोग्राम स्टोर कराना है और हमारी मेमोरी जो है ना वो कम है और प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा मेमोरी का, तो हम उसमें कुछ OS से मेमोरी ले सकते हैं और उसे प्रोग्राम को स्टोर करा सकते हैं। जो वो हमारी एक्स्ट्रा मेमोरी होगी ना वो क्या हो जाएगी, हमारी वर्चुअल मेमोरी हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर। मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का सिस्टम है जो हमें हेल्प कराता है हमारे CPU को एफिशिएंट वे में और अपनी मेमोरी को ईजीली मैनेज करने में। ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस एंड प्रोटेक्ट मेमोरी ऑफ ए CPU प्रोग्राम फॉर अनदर। इसके अंदर हम इसे हम यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर को अपने प्रोग्राम को ट्रांसलेट कराने या फिर उसका जो एड्रेस हमें एक फिजिकली प्रोवाइड कराया गया होगा उसे दूसरे एड्रेस पे प्रोटेक्ट कराने में अपनी मेमोरी को। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या हैं, एड्रेस ट्रांसलेशन, अपने एड्रेस को ट्रांसलेट कराने में, मेमोरी प्रोटेक्शन, अपनी मेमोरी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, रीअलोकेशन में पेजिंग एंड सेगमेंटेशन सपोर्ट, जो हमारी पेजिंग और सेगमेंट मैनेजमेंट है ना उसे सपोर्ट करता है ये। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, बूथ एल्गोरिथम। बूथ एल्गोरिथम क्या है, इट इज़ एन इफिशिएंट मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग सिग्नल्स बाइनरी इंटीजर्स। ये हमारा एक इफिशिएंट मेथड है जिसके अंदर अपनी बाइनरी सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करने में, अपने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, टूज कॉम्प्लीमेंट के रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करके। ठीक है, it reduce the number of additions and subtraction comparison to simple shift and add multiplication। इसमें हम reduce करेंगे अपने number of addition, subtraction और comparisons को शिफ्ट की हेल्प से और एडिशन मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। ठीक है, ये इसकी एल्गोरिथम है। इसमें क्या हम लेट कर लेंगे, स्टेप 1 लेट करेंगे, m क्या होगा हमारा मल्टीप्लिकेंट होएगा, q मल्टीप्लायर होएगा और a एक्यूमुलेटर होएगा। इसके अंदर हम अपनी बाइनरी डिजिट्स जो होंगी, बाइनरी इंटीजर्स होंगे, उसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारा मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर तो ज़रूरत है, तो m क्या हो गया हमारा मल्टीप्लिकेंट, q क्या हो गया हमारा मल्टीप्लायर और a क्या हो गया एक्यूमुलेटर, जिसके अंदर हम उसे स्टोर कराएंगे। ठीक है, a = 0, q - 1 = 0। हम स्टार्ट करेंगे, एक्यूमुलेटर हमारा क्या होगा 0 और मल्टीप्लायर -1 भी क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, लेट करेंगे, रिपीट फॉर n बिट्स, इसे हम n बिट तक रिपीट करेंगे। एग्जामाइन q0 एंड q-1, हम एज्यूम करेंगे ऐसे q क्या है हमारा 0, q0 एंड q-1। ठीक है, फिर टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू द टेबल बिलो, जो हमारे अब टेबल दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्शंस को टेक करेंगे। परफॉर्म अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑफ a, q, q-1, इसमें हम अर्थमेटिक राइट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे किस पे, a में, q और q-1 में। ठीक है, द कंबाइन a q गिव अ फाइनल प्रोडक्ट, जब हम a और q को कंबाइन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लुक एट करंट बिट q0 एंड प्रीवियस बिट q-1 ऑफ अ मल्टीप्लाई। इसमें हम क्या करेंगे, q0 और q-1 को देखेंगे और फिर परफॉर्म करेंगे अपना मल्टीप्लायर ऑपरेशन। ये हमारी टेबल है,
Q0 Q-1 और एक्शन। जब हमारा Q0 0 होएगा और Q-1 भी 0 होएगा तो हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होएगा, जस्ट हम उसे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। जब हमारा Q0 1 होएगा और Q-1 1 होएगा तो जब भी हम क्या करेंगे, उसे कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। जब हमारे दोनों ऑपरेशन सेम रहेंगे, ठीक है, Q और Q-1, जब वो डिसिमिलर हो जाएंगे, जब हमारा Q0 और Q-1 1 हो जाएगा तो हम ऐड करेंगे अपने मल्टीप्लिकेंट को टू एक्यूमुलेटर, मल्टीप्लिकेंट को एक्यूमुलेटर से ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब हमारा Q0 1 होएगा और Q-1 0 होएगा तो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है, आफ्टर एवरी स्टेप, हर एक स्टेप के बाद अर्थमेटिक राइट शिफ्ट द एक्यूमुलेटर प्लस मल्टीप्लायर कंबाइन टुगेदर। हर एक स्टेप के बाद अर्थमेटिक राइट शिफ्ट एक्यूमुलेटर और मल्टीप्लायर को कंबाइन कर देंगे। एग्जाम्पल, मल्टीप्लाई 3 इंटू -4, 3 टू -4 को मल्टीप्लाई करना है 4 बिट सिग्नल बिट। ये जो हमारे 4 बिट सिग्नल बाइनरी हैं तो हम इन्हें अपने पहले 4 बिट में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी बाइनरी क्या हो जाएगी, 0 0 1 1, और -4 की क्या हो जाएगी, 1 1 0 0। इसका क्या होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या है, इनिशियली जो एक्यूमुलेटर है वो हमारा क्या, हमारा इनिशियली एक्यूमुलेटर हम क्या लेंगे, वो 4 बिट में चाहिए तो हम उसे क्या कर देंगे, 4 बिट 4 बार 0। पहले हम a को फर्स्ट लेट करेंगे, a इक्वल्स टू 0, और हम इसमें 4 बिट्स में लेना है तो हम उसे 4 टाइम्स 0 कर देंगे, ठीक है। q हमारा कितना हो जाएगा, 1 1 0 0, और Q-1 भी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है। स्टेप वन में क्या हमारा हो जाएगा, Q0 और Q-1 क्या 0 है, हमारा एक्यूमुलेटर भी 0 है, Q-1 भी 0 है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा एक्यूमुलेटर हो जाएगा, ये हमारा Q हो जाएगा, और Q-1 क्या आ जाए, 0। फिर ठीक है, Q-1 दोबारा से 0 आ जाएंगे हमारी, तो क्या हम उसे दोबारा से शिफ्ट कर देंगे। एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 हो जाएगा, और जब हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारी एक 0 यहाँ पे पहुँच जाएगी, ये 1 1 हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे अब तक लास्ट वाले क्या थे, ये हमारे 2 0 थे, तो हमारे क्या चले गए, यहाँ पे 2 0 चले गए। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 आ गया, क्योंकि शिफ्ट 0 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और ये वाली 0 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारा 0 1 1 0 हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर लास्ट वाली 1 0, लास्ट वाली 2 बिट लेंगे हम 1 0, तो हमारे 1 0 में क्या है, सब्ट्रैक्ट m को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हमारा यहाँ पे 1 0 होएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 0 1 होएगा तो एडिशन करेंगे, तो हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर अब ये एक आगे चला जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा ये एक्यूमुलेटर क्या हो गया, 1 1 0 1। तो ये हमारी एक नेक्स्ट आगे चल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 0 1 1 0, ठीक है। और Q-1 हमारा क्या है, 0 ही है। अब हम इन्हें लास्ट की 2 देखें तो ये क्या होगी, हमारी 1 0 हो गई। अब पहले थी 1 0, ये भी 1 0, तो अब हम इसमें अपने नेक्स्ट वाली को देखेंगे तो हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 1 आएगी, क्योंकि इसमें हम पहले तो हमने ये 0 1 देखी, अब जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। और 0 1 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 0 मैंने क्या करा था, सब्ट्रैक्ट करा था, तो ऐड m, ये हमारा 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 1, और ये हमारा Q-1 0 ही हो जाएगा। और जब हम a और q को कंबाइन करेंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, a कितना है हमारा ये, और q कितना है हमारा ये, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 1 1 1 1 0 0, ये हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। -12 इसकी बाइनरी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी बूथ एल्गोरिथम थी। आप इन सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।